जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश के महानायक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। मैं उनके माता पिता दोनों को सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने इस महानायक को जन्म दिया। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस एवं माता प्रभावती देवी जी थी। इनका परिवार हर तरह से संपन्न था। पिताजी सरकारी वकील थे। बाद में उन्होंने अपनी निजी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। इनका परिवार एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था, जो कि उस समय उड़ीसा में रहता था, उड़ीसा के कटक शहर में रहता था। इन्होंने 1919 में कलकत्ता से दर्शन शास्त्र में बीए किया और पिताजी के कहने पर 1921 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मेंटल एंड मॉरल साइंस ट्राइपोस में कैम्ब्रिज से बीए किया। उसके बाद पिताजी के कहने पर इन्होंने 1921 में आईसीएस पास किया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। आईसीएस, जिसे हम वर्तमान में आईएएस कहते हैं, एक ऐसा पद होता है कि जिसके लालच में अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी उस लालच से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का दृढ़ निश्चय था कि मुझे देश सेवा करनी है, और आईसीएस का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने पिताजी की बात रखने के लिए आईसीएस किया। इस हिसाब से हम देखें तो मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने आईसीएस जैसी कठिन परीक्षा को पास किया, लेकिन अपने देश हित के लिए उस पद के लालच को भी उन्होंने यह कहते हुए त्याग दिया कि अगर मैं यह आईसीएस की नौकरी करना चाहूँ तो मैं अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं रह पाऊँगा, और अगर मैं देश के प्रति ईमानदार रहूं तो फिर मैं नौकरी के प्रति ईमानदार नहीं रह पाऊंगा। और उन्होंने यह कहते हुए यह पद ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और देश हित में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करते रहे। 1924 में और 1930 में वे कलकत्ता के मेयर भी बने, और कलकत्ता के मेयर के पद पर रहते हुए भी जब उन्हें 25 रुपये मासिक वेतन मिलता था, उसमें से वे मात्र 5 रुपये ही अपने खर्च के लिए लेते थे। बाकी 20 रुपये वे पुनः वहीं पर जमा कर देते थे ताकि उन रुपयों से सार्वजनिक कामों को किया जा सके। अगर हम उनके इस कार्य से प्रेरणा लें तो हमारे अभी जो वर्तमान में नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच आदि के चुनाव हो रहे हैं, तो भी हमारे जनप्रतिनिधि बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो भी चुनाव लड़ता है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके, और शायद उसका कारण यह भी है कि जनता भी बिना पैसे लिए वोट नहीं देना चाहती। अगर जनता भी ईमानदार होकर बिना किसी लालच के सही प्रतिनिधि को चुने तो शायद हमारे देश में जो प्रतिनिधि हैं वो भी ईमानदार आएंगे। क्योंकि आजकल यह तो बिल्कुल एक आम धारणा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। अर्थात आज के समय में लोकतंत्र होते हुए भी भारत में चुनाव जीतना सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों का काम हो गया है। अब वह पैसा चाहे नंबर 1 से आया हो या नंबर 2 से आया हो। इसीलिए ईमानदार होते हुए भी बहुत सारे व्यक्ति जो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो चुनाव नहीं लड़ते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से और सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं भी देश की जनता से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि वे अपने किसी निजी स्वार्थ या लालच को छोड़कर अपने
समाज और देश के हित के लिए जो व्यक्ति कार्य करे उसे चुने, ना कि चंद पैसे या शराब या दारू मुर्गा के लिए किसी को अपना अमूल्य मत दें। इसके बारे में एक और भी बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है मुझे। एक व्यक्ति किसी पद पर चुनाव लड़ रहा था और वह वोट मांगने गया। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वोट के बदले 500 रुपये दूंगा। वोट देने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम सिर्फ इतना करो कि एक गधा खरीद के ला दो। उस व्यक्ति ने, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गधा खरीद के दे दूंगा। वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा था गधा खरीदने गया और वह गधा उसे 20,000 रुपये में मिला। उसने वो गधा लाके उस वोट देने वाले मतदाता को देना चाहा तो मतदाता ने पूछा कि भाई, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे इतना बताएं कि यह गधा आपको कितने रुपए में मिला। तो उसने कहा, मुझे तो यह गधा 20,000 रुपये में मिला है। तो मतदाता ने कहा, अब आप मुझे बताएं, आप तो मुझसे कह रहे थे 500 रुपये ले लो और मुझे अपना वोट दे दो, जबकि एक गधा भी आपको 20,000 रुपये में मिला, तो क्या मैं मतदाता आपको गधा से भी सस्ता लगता हूँ? तब जनप्रतिनिधि की समझ में आया कि अगर वास्तव में सारी की सारी जनता ऐसी समझदार हो गई तो फिर हमारे पैसों पर वोट हमें कोई नहीं देगा। और शायद इसीलिए शिक्षा को हमेशा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। शिक्षा को हमेशा बर्बाद करने का ही प्रयास अधिकतर लोग करते हैं। मैं लगभग 20 साल पुराना अमेरिका के एक सांसद का इंटरव्यू आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति ने सन 2000 में एक अमेरिका के एक सांसद से पूछा, जब वो भारत आए, कि आपके देश में तो कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, वहाँ पर शिक्षा तो बहुत आगे होगी। तब उस सांसद ने कहा था कि किसी भी देश की सरकार हो, वो कभी भी नहीं चाहती कि जनता शिक्षित हो, क्योंकि अगर जनता शिक्षित और समझदार हो गई तो वह सरकार के अनैतिक कार्यों पर उंगली उठाना शुरू कर देगी, प्रश्न उठाना शुरू कर देगी और फिर कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। यह बात तो सन 2000 की है। आज 22 साल हो चुके हैं इस बात के लिए, और अब तो मुझे भी अपने अनुभव से यही लगता है कि किसी भी देश की सरकार शायद कभी भी ये नहीं चाहती कि उनके देश की जनता सुशिक्षित हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में भी जो परीक्षा 2018 में हुई थी और उसकी भर्ती अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। कभी आरक्षण का विवाद, कभी रोस्टर का विवाद। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका कद कितना ऊंचा था हम समझ सकते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी बात मुझे पसंद है वो यह है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं था। एक बार की बात है, उन्हें एक जगह भाषण देने जाना था। वहाँ पर बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई और कोई भी व्यक्ति उनके भाषण को सुनने नहीं आया। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी अकेले ही उस स्थान पर पहुँचे और मंच पर जाके अपना भाषण दिए गए समय पर पूरा किया, जबकि सुनने वालों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो टेंट लगाने वाला और कुछ कार्यकर्ता ही वहाँ पर मौजूद थे। और उनके इसी कथनी और करनी के एक होने के कारण ही देश की जनता ने उन्हें इतना प्रेम दिया, क्योंकि देश की जनता जानती थी कि अगर इन्होंने बोला है कि यहाँ सड़क बनेगी तो बनती है, अगर उन्होंने बोला है कि यहाँ पुल बनेगा तो बनेगा। जनता को इतना भरोसा था कि सुभाष चंद्र बोस जी जो कहते हैं सो करते हैं, इसलिए हमें उनका समर्थन अवश्य करना चाहिए। और इसी कारण एक बार जब गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया जी को जिताना है और सुभाष चंद्र बोस को हराना है, तब भी जनता ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और उस समय से शायद गांधी जी भी समझ गए थे कि जनता सुभाष चंद्र बोस जी को
मुझसे भी ज़्यादा चाहने लगी है और ये तो गर्म दल के हैं, तब से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं और इसी कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। और अगर मैं अपने खुद के निजी विचारों को बोलूं तो मैं अगर ईश्वर को मानता हूं तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी के कारण, क्योंकि मैं इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं हूँ। इन दोनों की विद्वता, इन दोनों के ज्ञान, इन दोनों के तेज के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अगर इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा यह माना जाता है कि ईश्वर है, तो मैं भी यह मानने के लिए बाध्य हूँ कि ईश्वर है, क्योंकि भले ही मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, विज्ञान का शिक्षक हूँ, उसके बावजूद मैं इनके बराबर विद्वान तो हूँ नहीं। इसलिए मैं ईश्वर को भी पूरी तरह मानता हूँ और हमेशा अपने आप से कहता हूँ कि तुम कभी भी कोई गलत कार्य मत करना, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है और वह बुरे लोगों को उनकी बुरी करने का और अच्छे लोगों को उनकी अच्छी करने का फल अवश्य देगा। और यही मैं अपने छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, आप भले ही गरीब हो, कैसे भी हों, लेकिन आप पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो भले ही आपको समय लगे, लेकिन आप कामयाब अवश्य होंगे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसी को अंडमान निकोबार में लाकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की। वहीं पर उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यह नारा उन्होंने उनका इतना प्रभावी हुआ कि देश एवं विदेश में रहने वाले भारतीय उनकी आज़ाद हिंद फौज में भाग लेने के लिए टूट पड़े। और 1945 में 18 अगस्त 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज भारत पर कब्जा कर रही थी, तभी एक ऐसा कहा जाता है कि एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बहुत से भारतीय यह मानने को तैयार नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए ही यह प्लेन क्रैश का एक स्वांग रचा। 1937 में उन्होंने अपने सेक्रेटरी एमली जी से विवाह किया, एमडी सेंकल जी से विवाह किया, और जिसकी जानकारी उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपने बड़े भाई को दी। हालांकि यह जानकारी 1993 में ही सार्वजनिक हो सकी। उनकी बेटी अनीता बोस फॉप जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में जर्मनी में निवास करती हैं। एक दो बार वे भारत में भी आई हैं, लेकिन निजी सुरक्षा कारणों के चलते उन्होंने भारत में रहना उचित नहीं समझा। अगर सुभाष चंद्र बोस जी चाहते तो सारी की सारी सुख सुविधाओं में रहते हुए भी अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का जीवन चुना। और मैं ऐसे व्यक्ति को उनकी 125वीं जन्मशती पर शत शत नमन करता हूं। और मैं मोदी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के दिन इंडिया गेट की छतरी पर सुभाष चंद्र बोस जी की होलोग्राम प्रतिमा का शुभारंभ किया है। और एक अपील और भी मेरी देश की सरकार से है कि वे गांधी जी के फ़ोटो को बिल्कुल ना हटाएं और उससे उनके फ़ोटो को जो वाटर मार्क रहता है उसमें हमेशा ही रहने दें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के फ़ोटो को भी देश की मुद्रा पर अंकित ज़रूर करें, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देश की सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी प्रांतों के ऊर्जा स्रोत हैं और मार्गदर्शक हैं। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि अगर ऐसा किया गया तो देश की जनता में
पुनः एक नई ऊर्जा का संचार होगा और सारे के सारा जो जनमानस है वो अपने देश को और ज़्यादा तेज़ी से और ईमानदारी से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो देश के हर बच्चे के पास यह जानकारी पहुंचाएं और देश को हमेशा आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना योगदान दें, क्योंकि यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इस चैनल के माध्यम से मैं देश के बच्चों को पढ़ा सकूं। और अभी चूँकि मेरे पास माइक और ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए अभी मैं जो पढ़ाने वाले वीडियोज़ हैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आज के इस पावन दिवस पर मैं कम से कम 2 वीडियोज़, एक गणित का और एक अंग्रेजी का ज़रूर अपलोड करूंगा, क्योंकि ना ही तो गणित हुआ है और ना ही अंग्रेजी हुआ है। तो मुझे आप सबके स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है और इस चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस जी एवं उनके माता पिता एवं परिवारजनों को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।